हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी के अपने इस सिलेबस में आज हम अपने 7वें टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है लिंकेजेस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड द टेररिज्म। यहाँ पे देखिए, लिंकेजेस तो पढ़ना ही पढ़ना है। पहले तो हमको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पढ़ना है। टेररिज्म हम पहले ही कर चुके हैं, तो टेररिज्म अभी हम नहीं इसमें करेंगे। टेररिज्म के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप पहला लेक्चर हमारा देख सकते हैं। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे फोकस्ड होंगे, और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और टेररिज्म है, इसमें सिमिलरिटी क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है, तो ये हमारा फोकस रहेगा। ठीक है ना। इस टॉपिक में दोस्तों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है उसको देखने के बाद फिर चैलेंजेस हम देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम रोक नहीं पा रहे हैं, या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इतनी तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे कि लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म में, ठीक है, तो क्या क्या लिंक है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और अगर आपको ये यूजफुल लगे तो आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है। आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐसे क्राइम को बोलते हैं जिसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है ना, एक इसका लीडर होगा, और इसके जो व्यक्ति होंगे वो भी ट्रेंड होंगे, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग उनको मिलती है। उसके साथ साथ इनका एक सुनियोजित नेटवर्क होता है, ठीक है ना, और इनका एक डिफाइंड एजेंडा होता है, ठीक है ना। तो अगर ये सब क्वालिटीज हैं किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके द्वारा कोई एक्टिविटीज की जा रही है जो कि फियर पैदा कर रहा है या फिर डिस्टर्ब कर रहा है सोशल नॉर्म्स को, ठीक है ना, सोशल ऑर्डर को, तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाएगा। अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में देखें, द क्राइम दैट इज कैरीड आउट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज्ड मैनर का मतलब यही हुआ कि एक इनका संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले कुछ लीडर हैं, उसमें काम करने वाले कुछ व्यक्ति हैं जो कि ट्रेंड हैं, और इनकी एक क्लियर कट पॉलिसी और एजेंडा है, ठीक है ना। बाई एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इन दिस द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सफिशिएंटली ट्रेन्ड वर्कफोर्स, जैसा कि हमने पहले बात किया, ठीक है ना। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या था? इलीगल लिकर बिजनेस, जैसे शराब का बिजनेस करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे। एक्सटॉर्शन का मतलब कि जो पैसा जबरदस्ती लेते हैं। किडनैपिंग करते थे, रॉबरिंग, पायरेसी और रॉबरी, ठीक है ना, ये सब, ब्लैकमेलिंग, माफियागिरी, ये सब चीजें जो थी जो पहले हुआ करती थी। अभी क्या क्या है मॉडर्न टाइम में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है? एक तो मनी लॉन्ड्रिंग ही है, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था। हवाला ट्रेडिंग है, ठीक है ना। साइबर क्राइम मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउंटरफिट नोट्स, नकली नोटों का डिस्ट्रीब्यूशन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। उसके बाद स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड सब्सटेंसेस ट्रैफिकिंग, ठीक है ना। तो ये जो मॉडर्न टाइम में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो ये सब है। पहले जो हुआ करते थे ये सब हुआ करते थे, ठीक है ना। अगर हम इनके रीजनल एक्सपेंशन की बात देखें तो दोस्तों ये एक, इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक छोटी जगह से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक इसका फैलाव है, इसका विस्तार है। तो रीजनल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारी साउथ इंडिया मूवीज में भी देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके यहाँ से लोगों को ले जाते हैं, वहाँ से आर्म्स आते हैं, हथियार आते हैं, ड्रग्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की देखें तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज कंसीडर्ड टू बी अ चेंजिंग एंड फ्लेक्सिबल फिनोमेना। हमेशा इसका जो काम करने का तरीका है, इसकी जो ट्रेनिंग है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और इसका उदाहरण हमने पहले ही देख लिया कि पहले के टाइम पे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे वो जैसे इलीगल लिकर बिजनेस हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, किडनैपिंग, रॉबरी, पायरेसी, ये सब होते थे। लेकिन अभी उसका जो नेचर है वो बदल गया है। अभी वो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग है, स्मगलिंग है, आर्म्स की ट्रैफिकिंग है, नोटों की ट्रैफिकिंग है, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इसका नेचर हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि इसका जो फिनोमेना है, इसका जो कार्य करने का तरीका है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। सम क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज टेररिस्ट ग्रुप्स आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ठीक है ना। देखिए, अभी टेररिस्ट एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या रिलेशन होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप ऐसे भी हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम देते हैं, और
यह देखा गया है कि बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मतलब उनका जो उद्देश्य होता है वो कुछ पॉलिटिकल उद्देश्य होता है, राजनीतिक उद्देश्य होता है, ठीक है ना। उसके बाद मेनी ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन सच एज easier एंड फास्टर कम्युनिकेशन, मूवमेंट ऑफ फाइनेंसेज एंड इंटरनेशनल ट्रैवल, ये सब जो चीजें हो रही हैं, आप यहीं पे बैठ करके फास्टर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कहीं पे भी बात कर सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही आसान हो गया है। उसके साथ साथ पैसा भेजना और प्राप्त करना ये भी बहुत इजी हो गया है। तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेचर है वो डाइवर्सिफाई हुआ है, उसका जो प्रवृत्ति है वो बढ़ा है, ठीक है ना, एक्सपैंड हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल territorial based criminal groups have evolved or have been partially replaced by smaller and more flexible networks with branches across the several jurisdictions। मतलब ये कि पहले जैसे कि कहा जाता था कि ये धारावी का गुंडा है, ये ठीक है ना, ये मुंबई का गुंडा है, मुंबई का बॉस है। तो अभी क्या देखा जा रहा है कि जो ये रीजनल लेवल पे छोटे छोटे लेवल पे थे, इनका विस्तार हो गया है। इनका विस्तार एट लीस्ट धारावी से निकल करके पूरी मुंबई में हो गया है। जो पूरी मुंबई में ऑपरेट करते थे वो पूरे इंडिया में ऑपरेट करने लगे हैं, जो इंडिया में ऑपरेट करते थे वो पूरे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करने लगे हैं। तो जो अभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की प्रवृत्ति है वह क्या हो रही है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बढ़ करके इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन तक पहुंच गई है, ठीक है ना। इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन विक्टिम्स, सस्पेक्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में बी लोकेटेड इन मेनी स्टेट्स। मतलब ये जैसा कि हमने देखा कि उनका विस्तार हो रहा है, तो उनका जो प्रेजेंस है वो एक स्टेट में ना होकर के कई सारे स्टेट्स में है। मान लीजिए उनका हेड ऑफिस कहीं दिल्ली में है, ठीक है ना, उसके नेटवर्क चेन्नई में ऑपरेट हो रहे हैं, यूपी में ऑपरेट हो रहे हैं, बिहार में ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। उनके कुछ ऐसे एक्टिविटीज है, जैसे मान लीजिए कि जो एक्सटॉर्शन का सिस्टम है वो मुंबई में चल रहा है, जो आर्म्स बनाए जा रहे हैं, जो हथियारों का बंदोबस्त किया जा रहा है वो यूपी बिहार में किया जा रहा है, ट्रेनिंग उनको झारखंड में दी जा रही है। तो उनका नेटवर्क जो है कई सारे स्टेट्स में है, और इसकी वजह से एक ही ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कई सारे स्टेट्स को भी प्रभावित कर सकता है या फिर पूरे देश को प्रभावित कर सकता है। तो ये बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमने पहले ही देख लिया था। पहली बात तो ड्रग एब्यूज और ड्रग ट्रैफिकिंग एक तरह का अपना इनका एक अलग अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है, अलग तरह का काम होता है। स्मगलिंग वाले अलग ग्रुप होता है, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला वाले अलग टाइप के होते हैं, टेररिज्म और नार्को टेररिज्म वाले अलग होते हैं, ठीक है ना, इनका एक अलग ग्रुप होता है, अलग टाइप होता है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, बहुत सारे लोग पैसा लेकर के मारते हैं, तो उनका एक अलग नेटवर्क है। फिर उसके बाद किडनैपिंग फॉर रैंसम, जो क्या बोलते हैं रैंसम को, जो पैसा मांगते हैं, ठीक है ना, तो उनका एक अलग है, किडनैप करके पैसा मांगते हैं। फिर उसके बाद इलीगल इमिग्रेशन, अब बहुत सारे लोगों को एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर के अंदर पार करने का एक अलग ही अपना नेटवर्क चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, ठीक है ना। अगर हम नेशनल लॉ और नेशनल लॉ की बात करें कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट इंडिया में, तो पहली बात तो ये कि कोई एक नेशनल लॉ नहीं है जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट हो, ठीक है ना। मतलब ये कि कोई ऐसा सिंगल लॉ नहीं है जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन करे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इन्वेस्टिगेट करे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को मॉनिटर करे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करने के लिए प्रोविजंस बनाए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हैंडल करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एजेंसी बनाए। तो इस तरह का कोई एक नेशनल लॉ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ पे 4 कर लीजिए क्योंकि 2 को मैं बाद में जोड़ा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये 4 एक्ट ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट अभी कार्य में लिए जाते हैं, अभी इनका यूज किया जाता है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है, फिर उसके बाद द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988 है। ये दोनों देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये आपका 1967 का है, और उसके बाद आर्म फोर्सेज एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट, ये अफवा ये जो है 1958 का है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी हम इन दोनों को देखेंगे और ये इन दोनों को अलग से अच्छे से देखेंगे क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जितने भी और एक्ट्स हैं, जितने भी लॉ हैं इंडिया में, वो उन सब एक्ट्स का ये जो है बेस है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा करके आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को, ठीक है ना, आप डिटेन कर सकते हैं, मतलब उसको जो है नजरबंद कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यह व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। तो मतलब ये कि जो 1980 का मेन प्रोविजन है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें गवर्नमेंट को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है, तो उसको डिटेन कर दो, मतलब उसको नजरबंद कर दो, ठीक है ना। उसके बाद द डिटेंशन ऑर्डर इज इशूड फॉर 1 ईयर विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग ए पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रीजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया और टू द फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन पावर्स, ठीक है ना। इसमें केवल इंडिया ही नहीं बल्कि ऐसी ऐसी कोई कंट्री जिससे हमारा फ्रेंडशिप है, ठीक है ना, दोस्ताना संबंध है, अगर उसकी भी सिक्योरिटी के लिए वह व्यक्ति खतरनाक है तो उसको एटलीस्ट 1 ईयर तक जो है गवर्नमेंट डिटेन कर सकती है। द एक्सप्रेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज ओपन टू लिबरल इंटरप्रिटेशन एंड दिस एक्ट हैज बीन यूज्ड दो स्पेयरिंगली अगेंस्ट एंटी नेशनल एलिमेंट्स एंड हार्ड कोर गैंगस्टर्स। देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया लिखा गया है, तो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का जो मीनिंग है ये बहुत ही ब्रॉड है। मतलब ये एक व्यक्ति जो कि ऐसा कर रहा है कि किसी भी समाज में टेंशन पैदा कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको भी उसके अंदर ले जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति है जो गैंगस्टर है, उसको भी इसी के अंदर शामिल कर लेंगे। एक ऐसा व्यक्ति है जो टेररिस्ट है, उसको भी इसी के अंदर शामिल कर लेंगे। तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो आप कह सकते हैं कि रीच है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और कहीं ना कहीं यही जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है, टाइम टाइम पर इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। क्यों? क्योंकि इसको पॉलिटिकल पार्टीज को देखा गया है कि बहुत बार जो है ये इसका मिसयूज करते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है ना। उसके बाद डिटेंशन इज एन एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड द केस डज नॉट गो टू द कोर्ट फॉर ट्रायल। आप देख सकते हैं कि अभी जब JNK वाला सिस्टम हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, तो वहां पे बहुत सारे नेताओं को डिटेन कर दिया गया था। वो लोग, हालांकि उसमें से कुछ लोग जो है कोर्ट गए थे, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप जो है किसी भी कोर्ट में ट्रायल के लिए अपील नहीं कर सकते हैं। हालांकि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं, और यही कारण था कि जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स थे वो कोर्ट में गए थे, ठीक है ना। दूसरा जो हमने देखा था कि जो दूसरा एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988, इसका जो मेन काम है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक्स ड्रग्स, इलीगल ट्रैफिकिंग जो नार्कोटिक ड्रग्स का होता है। देखिए यहाँ पे इलीगल ट्रैफिकिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं इनको लीगली भी ट्रेड किया जाता है, इनका लीगल ट्रेड भी होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे मेडिसिन में यूज होते हैं, ठीक है ना। और ये जो एक्ट है ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड फॉर डिटेंशन ऑफ पर्सन रिलेटेड विद द इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे भी डिटेंशन का ही काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोगों को डिटेन किया जाता है जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ना कि किसी टेररिस्ट और किसी वायलेंस में इन्वॉल्व हैं। जो ड्रग से रिलेटेड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं उनको यहाँ पे डिटेन कर दिया जाता है, ठीक है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट आर डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ दीज गवर्नमेंट कैन pass an order for detaining a person with a view to preventing him from the engaging in illicit trafficking of the narcotic drugs। मतलब ये या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर इन दोनों गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा अथॉरिटी है जिसको डिजिग्नेट किया गया है इन सब मैटर्स को देखने के लिए, वह जो है ऐसे ऑर्डर को इशू कर सकता है कि यह फला व्यक्ति जो है नार्कोटिक ड्रग्स के इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है, इसको जो है डिटेन किया जाए, इसको जो है नजरबंद कर दिया जाए, ठीक है ना। हमने कहा कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है UAPA 1967 का और अफ्स्पा एक्ट 1958 का, उसको हम लोग अलग लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसके अपने कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हैं और उसकी अपनी डिमांड है, ठीक है ना। उसका अपना एक सोल्यूशन भी है, तो इसलिए उसको अलग से देखेंगे। और एक कारण और भी है क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए उसको अलग से देखेंगे। अगर हम इंडिया को देखें कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इससे थ्रेट्स क्यों है और कैसा है, ठीक है ना, क्या क्या थ्रेट्स है, उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो थ्रेट है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंसेज इन इंडिया। भारत में न केवल एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, ठीक है ना, बल्कि एक ही स्टेट में डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में बहुत सारे
डिफरेंसेज हैं, असमानताएं हैं, जो कि डिसकंटेंट मतलब उनके मन में एक निराशा पैदा करता है, एक असंतोष पैदा करता है, जो कि ऐसे लोगों को जो निराश हैं, जो असंतुष्ट हैं, उनको इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना। ये जो डिफरेंसेज हैं, इकोनॉमिक है मतलब आर्थिक है, सामाजिक है, रीजनल मतलब क्षेत्रीय है, एथनिक मतलब जो डिफरेंट टाइप के ट्राइब्स हैं उनके बीच में, जाति है, ठीक है ना, कास्ट डिफरेंट टाइप के कास्ट में डिफरेंस है, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज में डिफरेंस है। ठीक है ना। तो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, क्रिमिनल्स ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन डिफरेंसेज विच आर डेंजरस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है ना। मतलब ये कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम देने वाले हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, वो इन सब का फायदा उठाते हैं। ऑब्वियसली जो डिसकंटेंटेड पीपल्स हैं वो इनकी बातों में आकर के हथियार उठाते हैं, या फिर उनका प्रोपोगेंडा का प्रचार करते हैं, उनका साथ देते हैं। ठीक है ना। अगर उनको देखते भी हैं कि ये लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उसको कोर्ट में गवाही देने नहीं जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो पहला एक चैलेंज है वो है डिफरेंसेज। और डिफरेंसेज किस लेवल पे, सभी लेवल पे, आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, एथनिक, जाति, कम्युनल, हर तरह का। ठीक है ना। उसके बाद इथनिक स्ट्रगल्स एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ये एक अलग चैलेंज है कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ठीक है ना, जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहां पे एथनिक क्लैशेस होते हैं, उसके साथ साथ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं। ठीक है ना। और इस वजह से वहां के लोग उनका साथ दे रहे हैं, और यह एक अपने में एक अलग चैलेंज है इंटरनल सिक्योरिटी का। उसके साथ साथ इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हु कैन बी ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड फॉर द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बहुत ही इजिली जो एजुकेटेड है उनको बहुत ही आसानी से ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग किया जा सकता है, और वो बहुत जल्दी से सीख जाते हैं और क्वालिफाइड हो जाते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम देने के लिए। एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड है लेकिन एजुकेटेड है, और वो रोजगार की तलाश में है, और गवर्नमेंट रोजगार देने की स्थिति में नहीं है, तो वो क्या करेंगे, पेट भरने के लिए उनको कुछ करना है, पहली बात। और दूसरी बात की वो गवर्नमेंट से के ऊपर गुस्सा है, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही हथियार उठा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, टेंशंस इन इंडियाज रिलेशंस विद द नेबर कंट्रीज। चाइना है, पाकिस्तान है, ठीक है ना, अभी कुछ हद तक बांग्लादेश को अभी देख लीजिए, तो इनसे हमारा टेंशन है। तो ये सब कंट्रीज क्या करती हैं, अपने देश से इन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को वो न केवल पैसा प्रोवाइड करती हैं बल्कि हथियार भी देते हैं। इवन यहाँ के लोग जा करके वहां पे ट्रेनिंग भी लेकर के आते हैं, है ना। तो इस तरह से जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारा अच्छा रिलेशन न होने के कारण वहां से हथियार आता है, पैसा आता है, ट्रेंड पर्सनल्स आते हैं, ठीक है ना, मॉडर्न कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। तो जो नेबर कंट्रीज हैं ये एक अलग चैलेंज हमको देती हैं। फिर उसके बाद being a developing country, India has limited economic resource to spend on internal security, while criminal organizations have the possibility of developing cooperation between the organized criminals politicians due to the problems of अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट फाइनेंस। देखिए हमारा तो एक पूरा देश है, और देश गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो सबको हर चीज पे खर्च करना है, हेल्थ पे खर्च करना है, ठीक है ना, एजुकेशन पे खर्च करना है, डिफेंस पे खर्च करना है, इकोनॉमी पे खर्च करना है। तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पे थोड़ा सा कम ध्यान दे पाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हैं उनके पास पर्याप्त पैसा है, और इस तरह से वो एक थ्रेट पोज करते हैं, गवर्नमेंट को टक्कर देते हैं। उसके बाद ड्यू टू मोस्ट करप्शन इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ, करप्शन की वजह से भी एक अलग तरह का चैलेंज हमको देखने को मिलता है। उसके बाद जो इंडिया का लोकेशन है दोस्तों, वो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में पड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट ये क्या है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं और इनका काम क्या है, ये आपका होमवर्क है, एक बार इसको इंटरनेट पे खुद से पढ़िएगा, ठीक है ना। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में हमारा सिचुएशन होने की वजह से एक अलग जो है आर्म्स और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है इंडिया में। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम को हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि इन एडुकेट लीगल स्ट्रक्चर है। जैसा कि हमने पहले देखा कि नेशनल लेवल पे कोई एक ऐसा लॉ नहीं है, कोई एक ऐसा एक्ट नहीं है जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को स्पेशली डील करता हो। तो सबसे पहला जो चैलेंज है, जो प्रॉब्लम है, वो है लीगल स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। दूसरा है डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग प्रूफ। हमारे यहाँ की जो एजेंसीज हैं उनके पास एक्सपर्ट्स की कमी है,
उनके पास इक्विपमेंट्स की कमी है, उनके पास लैब की कमी है, उसके साथ साथ जो लोकल लोग हैं वो उनका साथ नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ प्रूफ भी ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद नो लीगल बैकिंग फॉर द विटनेस। अगर कोई व्यक्ति किसी इलीगल एक्टिविटी को देख रहा है और वो ये कह रहा है कि हम इसकी गवाही देंगे, तो वो हमारे लिए एक विटनेस का काम करता है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो विटनेस है उसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए इसकी व्यवस्था नहीं है, और जिसकी वजह से लोग देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, सामने आकर के गवाही नहीं देते हैं। फिर उसके बाद लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, ये हमने देखा, रिसोर्सेज की कमी है। उसके बाद नॉट इन द पोजीशन टू द स्पेयर एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उसके बाद नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल कम है, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं वो कम है। उसके साथ साथ जो बम डिफ्यूज करने वाले हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के एक्सपर्ट होने चाहिए, उनकी कमी है। मतलब कुल मिलाकर के रिसोर्सेज भी नहीं है, और जो पर्सनल हमारे पास है उनको अच्छी तरह से हम ट्रेन भी नहीं कर पाते, उनको इक्विप भी नहीं कर पाते। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। चूंकि नेशनल लेवल पे कोई सिंगल लॉ नहीं है, तो इसलिए अलग अलग एक्ट के अंदर अलग 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 अथॉरिटीज अपने ज्यूरिसडिक्शन में काम करती हैं, और इन अथॉरिटी के बीच में किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है। ना तो ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ना तो इनके बीच में स्मूथ टॉक होती है, और ना ही ये अपने वेपन्स, अपने व्हीकल्स, अपने इक्विपमेंट शेयर करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की कमी है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत तरह के चैलेंजेस हैं। इन सब चैलेंजेस को दूर करना है अगर हमको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करना है, कम करना है इंडिया में। उसके साथ साथ जो हमने बात पहले ही की कि नो एजेंसी टू कलेक्ट, कोलेट, एनालाइज, डॉक्यूमेंट, फंक्शन एज सेंट्रल एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई नेशनल लेवल पे एजेंसी हमारे पास नहीं है। उसके बाद अगर हम अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन का, वो है कि रिलेशनशिप क्या क्या है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म में, ठीक है ना। देखिए, टेररिस्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे थोड़ा बहुत डिपेंड होते हैं। किस लिए? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके साथ साथ ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरफिटिंग ऑफ नोट्स, ठीक है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल मर्डर, कोयर्सन एंड एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, ये सब जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के मेन धंधा है, ठीक है ना। जैसा कि हमने देखा था कि इसके टाइप्स हैं, जबकि जो टेररिस्ट होते हैं वो उनका ज्यादा फोकस मनी को कलेक्ट करने में होता है, और इस पैसे का वो यूज कहाँ पे करते हैं? हथियार खरीदने में, आर्म्स खरीदने में, उसके साथ साथ लोगों को मोबिलाइज करने में, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स एंड टेररिस्ट ऑफन ऑपरेट ऑन द सेम नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एक चीज ये समानता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं और जो टेररिस्ट हैं, इनका जो नेटवर्क है वो लगभग एक ही है। डार्क नेटवर्क पे ये लोग काम करते हैं। टेररिस्ट थ्राइव अंडर द गाइस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पार्टीज। जो टेररिस्ट होते हैं इनको जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनके अंदर में ये काम करते हैं, उनसे बहुत तरह के हेल्प लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, हथियार लेते हैं, पैसे लेते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो टेररिस्ट को कहीं ना कहीं फलने फूलने में मदद करते हैं, ठीक है ना। बोथ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स एंड टेररिस्ट वर्क्स इन एरियाज वेयर देयर इज द मिनिमल गवर्नमेंट कंट्रोल एंड वीक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी एक समानता है कि दोनों का जो कार्य क्षेत्र होता है ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे गवर्नमेंट का पकड़ कम है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कम है, तो उनके लिए वहां पे ऑपरेट करना आसान हो जाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल पार्टीज एंड टेररिस्ट ऑफन यूज द सेम मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन, बातचीत करने का उनका तरीका होता है वो भी लगभग सेम होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स गिव एम्यूनिशन एंड वेपन्स बाय स्मगलिंग टू टेररिस्ट पार्टीज इन एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स एंड डायमंड्स। जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं वो टेररिस्ट जो ग्रुप होता है उसको आर्म्स देते हैं, वेपन्स देते हैं, और उसके बदले में जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो ड्रग्स और डायमंड जो है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद टेररिस्ट पार्टीज यूज स्मगलिंग नेट्स सेट अप द ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल पार्टीज टू सेंड दियर मेंबर्स टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो टेररिस्ट पार्टीज होते हैं ये अपने लोगों को दुनिया के अन्य कोनों में भेजने के लिए जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के द्वारा जो नेटवर्क बिछाया गया है उसकी मदद से जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनको डिफरेंट कंट्रीज में भेजते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स आल्सो एक्ट एज मनी लॉन्ड्रिंग। ऑब्वियसली जो टेररिस्ट पार्टीज हैं उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं।
terrorist groups levy taxes on drugs traffickers to provide security in their collateral areas, controlled areas। देखिए जो मान लीजिए यहाँ पे कोई टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव है और यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल वाले एक्टिव हैं, तो इस एरिया में जो टेररिस्ट का ग्रुप एरिया है वहाँ पे अगर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल को कुछ एक्टिविटीज करनी है तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल पार्टीज एंड टेररिस्ट फ्लरिश ड्यू टू द इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड वीक लॉ एंड ऑर्डर, इसको हमने देख लिया। देयर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द टू, मतलब ये कि एक दूसरे पर दोनों डिपेंड होते हैं। कुछ चीजें ये इनको प्रोवाइड करते हैं, बदले में कुछ चीजें ये इनको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से दोनों का काम होता रहता है। इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑपरेट्स विदाउट एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो वहां पे जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनका डिपेंडेंसी टेररिस्ट एक्टिविटीज पे कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेरर एक्टिविटीज कम है। टेरर एक्टिविटीज का जो प्रेजेंस है वो सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में है। अगर देखा जाए कि इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है, तो टेररिस्ट एम टू चेंज द स्टेटस को ऑफ एनी रूलिंग गवर्नमेंट एंड टॉपल इट। मतलब ये कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो सरकार को गिरा करके अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। हालांकि terrorism mainly works on the strategy of spreading fear and spread it by the spreading fear among the general public, whereas organized crime aims to establish a parallel government along the present government। मतलब ये कि जो टेररिस्ट होते हैं वो जो समाज के लोग होते हैं उनके अंदर डर पैदा करते हैं, और डर पैदा करके जो अभी की नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल ऑर्डर है, इसको टॉपल करके, इसको गिरा करके ये एक अपनी व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं, उनका टारगेट सरकार को गिराना नहीं होता है, बल्कि उसी सरकार के पैरेलल एक अपनी सरकार चलाना होता है, अपना लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन करना होता है, अपना कानून बनाना होता है। उसके बाद एनी चेंज इन द स्टेटस को ऑफ द गवर्नमेंट इज सर्कमस्टेंशियल एंड इट डेवलप्स स्मूथली रेदर देन द थ्रू ए रिवाइज्ड पॉलिसी। मतलब ये कि कोई भी चेंज हो, जो भी टेररिस्ट चाहते हैं वो एक सर्कमस्टेंशियल होता है, एक प्लान तरीके से होता है, ठीक है ना कि वो अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं कि हम इस तरह से चेंज करेंगे, इस तरह से बातचीत करेंगे, इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे। उनकी कोई पॉलिसी नहीं होती है, वो डायरेक्ट जो है चेंज करने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट मेनली रिसोर्ट टू वायलेंट मेथड। जो टेररिस्ट होते हैं वो उनका मेथड जो होता है वो वायलेंट होता है, जबकि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं उनका जो मेथड होता है वो वायलेंट भी होता है और नॉन वायलेंट भी होता है। वो साइलेंट रूप से भी काम करते हैं और वायलेंट रूप से भी काम करते हैं। Terrorism is driven primarily by political objectives, despite clashing in on regional, national and religious sentiments to achieve its objective. Economic motives rather than the मोटिव्स बिहाइंड द ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, ठीक है ना। देखिए जो टेररिस्ट होते हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, क्योंकि वो सरकार को गिरा करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है इकोनॉमिक, उनको पैसा चाहिए होता है, ठीक है ना। अगर हम देखें कि एफर्ट्स क्या क्या है इंडिया के द्वारा, ऑब्वियसली कोई नेशनल लेवल पे अभी तक लॉ या एक्ट नहीं है, लेकिन एआरसी का जो रिकमेंडेशन है उसको जो है ये लोग लागू कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी तक के एफर्ट में इसकी बात की गई है। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना शुरू किया है, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना शुरू किया है। फिर उसके बाद देयर शुड बी सिंसियर एफर्ट टू रिमूव द ऑल डिफरेंसेस को कम करना है, ये वे फॉरवर्ड में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद करप्शन को कम करना, करप्शन को कम करने में बहुत तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए डायरेक्ट कोई एक नेशनल लॉ तो नहीं है, लेकिन जो अलग अलग तरह के कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि लोगों को स्किल किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जा रही है, एआरसी का रिकमेंडेशन है, तरह तरह के जो एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ साथ करप्शन को कम करने की बात की जा रही है। तो ये सब जो एफर्ट्स हैं इसको हम सोल्यूशन के रूप में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अभी अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे पहले तो मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंस्टिट्यूट्स ए ग्लोबल चैलेंज, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी ग्लोबल लेवल पे एफर्ट होने चाहिए वो एक
कोऑर्डिनेटेड मैनर में होने चाहिए। मतलब ये कि पूरे जो भी वर्ल्ड के रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं वो एक टेबल पे बैठ करके एक पॉलिसी बनाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन करें, उसको ट्रेस करें, ट्रैक करें, ठीक है ना, उनके नेचर को समझने का प्रयास करें ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो विस्तार है वो ग्लोबल लेवल पे है, ठीक है ना। उसके साथ साथ द पुलिस डिपार्टमेंट हैज टू बीन गिवन अ फ्री हैंड टू डील इफेक्टिवली विथ ट्रबल मेकर्स। जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं उनको जो है कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस फंक्शनल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए, ताकि वो इस तरह की चीजों को डील कर सके। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली, नो पॉलिटिशियंस शुड गिव द पैट्रोनेज टू द क्रिमिनल्स इन लिeu ऑफ मनी और पावर। कहीं देखिए, हमेशा ये देखा जाता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत सारे गुंडों को पाल के रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को पनपने का मौका देते हैं। क्यों? क्योंकि बदले में उनको पैसा भी मिलता है और पावर भी मिलता है। तो सबसे पहला सुधार पॉलिटिशियंस के अंदर आने की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द क्राइम्स आर कम्युनिकेटेड थ्रू वायर्स और इंटरनेट, thus the cyber security needs to be strict and under continuous surveillance। ज्यादातर उनका कम्युनिकेशन जो होता है वो डार्क वेब पे होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है, तो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर उनके बीच में बातचीत ही नहीं होगी तो वो अपना ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस हाईटेक सॉफ्टवेयर एंड मशीनरीज टू इन ऑर्डर टू कीप अ ट्रैक ऑन द हाई अलर्ट एरियाज, ठीक है ना। तो हमको मतलब टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे भी तैयार होना है, ह्यूमन रिसोर्सेज के भी बेस पे तैयार होना है, उसके साथ साथ पॉलिसी के भी लेवल पे और पॉलिटिशियन के भी लेवल पे हमको तैयार होना है। ये सब चारों चीजें जो हैं ये एक देश के मतलब इंडिया के अंदर करने की जरूरत है। उसके साथ साथ इंडिया को वर्ल्ड के अलग अदर कंट्रीज के साथ मिल करके एक ग्लोबल एफर्ट उठाने की जरूरत है। एक ग्लोबल एफर्ट आप कह सकते हैं कि एक ग्लोबल स्टेप लेने की जरूरत है। तो इस तरह से आज हमने देख लिया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के टाइप्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेचर क्या होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के बीच में रिलेशनशिप मतलब उसमें समानताएं और विभिन्नताएं डिफरेंसेस क्या क्या है, उसके साथ साथ इंडिया को अभी इसमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। आगे जो हम देखेंगे वो हमारा यूएपीए होगा और उसके बाद अफ्स्पा होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें और भी कुछ टॉपिक आपको लगता है कुछ छूट रहा है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप हमको डायरेक्ट जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई डिमांड है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।